जय हिंद सब लोगों को। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वीडियो का बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था और खासकर मुझे था कि मैं एक ऐसे बच्चे की स्टोरी आपके सामने ला के रखूं जो आपको मोटिवेट करे, ना सिर्फ मोटिवेट करे बल्कि आपको टॉपर बनने पर वो काफी हेल्प करे कि टॉपर भी कैसे बना जा सकता है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं हाउ टू स्कोर 500 प्लस मार्क्स। एनडीए का रिजल्ट आया अभी और 12th के साथ साथ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इस बैच का, जिसमें हमारे 12th के बच्चों ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया है एनडीए के एग्जाम में। 2 साल की कड़ी मेहनत आज जाके सफलता हासिल हुई है। तो आज मैं मिलवाना चाहता हूं आप लोगों को यतिन से, जिसका बचपन से ड्रीम था और वो ड्रीम मुझे खुशी है कि डिफेंस गुरु के जरिए पूरा हो रहा है, क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन बैच में थे। यतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन। थैंक यू सर। फर्स्टली मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं जय हिंद कहना चाहूँगा। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी जर्नी डिफेंस गुरुजी में कैसे रही। मैं 11th क्लास में, जब 10th के बाद बच्चों को डर लगता है कि एकेडमी में जाएं या ना जाएं, मैं उस टाइम पे 11th में डिफेंस गुरुजी फाउंडेशन में एनरोलमेंट लिया। एंड उस टाइम के बाद जो एनडीए की असल तैयारी थी वो स्टार्ट हुई। 11th में ही डिफेंस गुरुजी ने 2 बार मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। एंड मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोगों को भी 11th में पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके रिवीजन में हेल्प हो। एंड जब 12th में एंटर हुए तब वो सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका था, रिवीजन के बारे में तो बस हमें रिवीजन करना था। देखिए सर, मेन बात क्या है बच्चों, जो सबसे मेन हमें इस पूरी जर्नी में जानना है कि ये जो 500 का स्कोर है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा यकीन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। मैंने खुद आंसर चेक किया और आपने खुद फील किया और अभी आपका लिस्ट में नाम आ गया। एग्जैक्टली फील कैसा हो? सर, इस फीलिंग का बहुत टाइम से इंतजार था हाँ, कि कब एग्जाम क्लियर होगा एंड अगले स्टेप की तैयारी करेंगे। अगले एसएसबी के लिए मोटिवेटेड हो? यस सर। चलिए, अभी सबसे मेन बात है कि मैं आप सभी पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सही गाइडेंस ये 500 प्लस नंबर दिला सकती है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपका बच्चा मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए और अच्छे माहौल में और सबसे सटीक गाइडेंस में है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि डिफेंस गुरुजी आपको पूरी हेल्प करेगा वो टॉपर बनने में। सबसे पहले तो यतिन, 2 पोर्शन होते हैं एनडीए में। Yes, sir. बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मैथ और जीएटी, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है, मेरा पहला सवाल है, मैथ टफ है या जीएडी टफ? सर, मेरे लिए तो जीएटी टफ था। जीएडी टफ था यस सर। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं था। यस सर। तो मैथ्स थोड़ा सा आसान लगता है क्योंकि रेगुलर हम प्रैक्टिस करते यस हैं। सर। तो ये हर एक के बेटा, ये हर एक के उसमें होता है, किसी के जीएटी में नंबर अच्छे हैं, किसी के मैथ में अच्छे हैं, बट बच्चा वही पास हो जो दोनों में इक्वल हो। लेकिन मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैथ में अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कैसे जीएटी के लिए आपका पेपर चेक होगा। तो आज हम सबसे पहले जानना चाहूंगा यदि हम बारी बारी से हर एक सेक्शन की शुरुआत करेंगे और हम अपने व्यूवर्स को समझाएंगे कि कैसे ये एग्जाम क्लियर कर पाया। ठीक है सर। तो सबसे पहले आपने 11th क्लास में डिफेंस गुरुजी को ज्वाइन किया था एनडीए फाउंडेशन में। यस सर। जो तुम्हारा गोल था एनडीए, मतलब कब से दिमाग में था कि मेरे को क्रैक करना? सर, जो असल जर्नी थी वो 8th क्लास में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने अपने फादर को सूबेदार बनते हुए देखा था। एंड तब मेरे अंदर से जुनून पैदा हुआ था कि अगर पापा के पास 2 स्टार है तो मैं जब अपनी जर्नी भी 2 स्टार से स्टार्ट करूँ। देखो कितनी बड़ी लाइन है, एक सूबेदार का बच्चा है, मतलब आपके फादर को सर्विंग करते हुए कितना टाइम हो गया? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स हो गए और वो 2 स्टार तक पहुंच पाए। बहुत कैजुअलिटी है और बहुत ही अच्छी फाइट उन्होंने की। कभी मैं आपके सामने उनको यूट्यूब पे लेके आऊंगा कि किस तरीके से एक बंदे ने अपने जुनून के दम पर बहुत अच्छा अपनी यूनिफॉर्म के लिए, अपने देश के लिए और अपनी सर्विस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो स्टार्टिंग मतलब गोल था कि अपने पापा को देखा था कि 2 स्टार है, तो 2 स्टार मतलब लेफ्टिनेंट से तुम शुरुआत करना चाहते हैं। यस सर। और नो डाउट एनडीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है ना टू स्टार्ट योर करियर एज ए लेफ्टिनेंट। तो एनडीए वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है। तो 11th में नॉन मेडिकल लिया आप लोगों ने। यस सर। आपके साथ एक लड़की भी थी जिसने मतलब आर्ट्स लेके भी एनडीए क्रैक किया है। यस सर। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा नॉन मेडिकल से आ रहा है तो सीधी सी बात है, पीसीएम मेन फोकस होता ही है। यस सर। और सबसे मेन तो ये सवाल है कि 12th के साथ साथ कैसे मैनेज हो पाया, मतलब कितने घंटे पढ़ाई की? वो एक रियल लोगों को बताओ कि 500 प्लस नंबर लेने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। सर, घंटों की बात करें तो स्कूल का टाइम 8 घंटे है, तो घर पे जाके आपको मिनिमम 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे।
और उसमें ज्यादा टाइम आप लोगों को मैथ पे देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। तो मैथ पे आप 3 घंटे देते हो और बाकी के 2-3 घंटे अगर आप जीएटी पे दो, और अगर आप 1 घंटा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी देते हो स्टार्टिंग में, तो वो चीज मैंने हो सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि लोग 12th के बाद नहीं निकालते, मैंने 12th में रहते रहते निकाल लिया। यस सर, डेफिनेटली। चलिए इधर अब हम जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यतीन से समझेंगे। सबसे पहले मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो मैथ्स का पोर्शन शुरू कर रहा हूँ, और इस मैथ्स के पोर्शन में यतीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसको कंप्यूटराइज स्लाइड बनवा सकते हैं लेकिन बच्चा खुद बनाना चाह रहा है, और मैं एकदम रियल जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जहां पर कुछ भी इफ एंड बट ऐड ना हो। अब मैथ्स में यहाँ पर यतीन एक बात तो देखने वाली है कि 300 मार्क्स का पेपर यहाँ पर आ रहा है। यस सर। उस 300 में से मिनिमम 75 तो लेना ही लेना, क्योंकि 25% कट ऑफ रहती है मिनिमम, और ये मैक्सिमम तो डिपेंड अपॉन द पेपर है। हालांकि 25 टू 30 के बीच या 35 जो पेपर है तो वेरी कर, अदरवाइज 25 टू 30 के बीच ये जर्नी रहती है। तो यहाँ पर आप मुझे समझाइए यहाँ पर, और मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे आपने 11th के मैथ को पढ़ा, तो 11th का मैथ ज्यादा आता है या 12th का मैथ ज्यादा आता है? सर 11th का मैथ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 11th तो वी कैन से दैट कि 11th में 60% पार्ट है। यस सर। और 12th का 40% पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 11th में जैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है, तो मैं अगर दोनों को कंबाइन करता हूं, तो सबसे पहले आप बच्चों को ये बताओ कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर आपने ज्यादा प्रेफरेंस दी, किन चैप्टरों को आपने ज्यादा पढ़ा, ठीक है, और कितना कितना टाइम आपको लगा कि यार मेरे को इस चैप्टर का इतना वेटेज है, मेरे सामने क्वेश्चन आए हैं, आप 120 क्वेश्चन, लगभग आपका स्कोर कितना रहा मैथ में? सर अप्रॉक्स 190-200। चलो भाई 192 यहाँ पर रहा आउट ऑफ 300। देखो यार कितना जबरदस्त स्कोर है, 192 नंबर है, 192 मार्क्स। लोग 75 के लिए तरस जाते हैं, तो इट्स अ मिरेकल बॉस, और एंड हार्ड वर्क कैन डू मिरेकल, राइट ना? तो 192 कैसे है, पहले मुझे उसके बारे में जानना है। और अब आपके हाथ में मार्कर है, और बच्चों को रियल में बताओ कि यार ये मतलब मैंने क्या क्या पढ़ा, एकदम बिंदास तरीके से बताना है, हर वो चीज हर वो चैप्टर बताओ जरा फटाफट। जो मैथ के लिए मेन चीज आपको चाहिए होती है वो होता है आपका कंसेप्ट। पहले आप किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप जरूरी है कि आप अपना कंसेप्ट ठीक करें। एंड 11th का वेटेज 60% इसलिए है क्योंकि कई कंसेप्ट जो है वो 11th के 12th में यूज होते हैं। अगर आपका 11th का बेस ठीक नहीं है तो आप 12th में वो चीज यूज नहीं कर सकते। एंड फर्स्टली 11th में काम आती है ट्रिग्नो। ट्रिगो काफी बड़ा रोल रहा। यस सर। अच्छा तुमने ट्रिगो पढ़ा, और कौन कौन चैप्टर पढ़ा पर बताओ मुझे 11th में? तो 11th में स्ट्रेट लाइन, हाँ, एंड मेन होती है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। 11th के सब मेन 4 चैप्टर। ये देखो भैया 11th के मेन 4 चैप्टर हैं जो आपको 11th में रहते रहते मजबूत कर लेने हैं। आई थिंक ट्रिगो कोई बच्चा पढ़ सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, मतलब यू कैन इजीली क्लियर ऑल दिस 4 चैप्टर। प्रोबेबिलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट, स्टैट इज डिफरेंट। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने मान लो कैलकुलस कमजोर हो तो ये काम दे सकता है। यस सर। चलो भाई, अगर किसी बच्चे को कैलकुलस में समस्या आ रही है बेटा, तो अगर आपका मान लो कैलकुलस इतना अच्छा नहीं है, तो 11th के इन 4 चैप्टर को पढ़ के आप अच्छा खासा वेटेज हासिल कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा, प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं? यस सर। कैसा लगा प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी आसान होता है। आसान होता है। यस सर। प्रैक्टिस लीड टू सक्सेस। यस सर, आपको कंसेप्ट आना चाहिए बस। अच्छा यतीन, ऐसा कोई बहुत सारे बच्चे ना कैप्सूल ढूंढते हैं कोचिंग सेंटर में जाकर कि फलाने चलाऊं, सीकर जाऊं, देहरादून जाऊं, कानपुर जाऊं, वहां जाऊं, जुगाड़ लगाऊं, और पता नहीं क्या क्या करें हम लोग। तुम्हें क्या लगता है ये कैप्सूल मिलता है मार्केट में कहीं? नो सर, बिल्कुल नहीं मिलता है मार्केट में। तो ये दिन से खुद पूछ लो भाई ऐसा कोई कैप्सूल है तो बता दो इनको यार। नो सर, कोई कैप्सूल ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ता है, राइट? यस सर। चलो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम अच्छे से कंसेप्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से हम ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन को हिट मार यस सकते सर। हैं। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो भी हम हिट मार सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बताओ 12th के बारे में। यस सर, कंसेप्ट करने के बाद आपकी मेन होती है आप एनसीईआरटी करो। अगर आप जो मेन चैप्टर एनसीईआरटी के लिए जरूरी है वो है कैलकुलस। कैलकुलस के अगर आप ज्यादा हाई एडवांस क्वेश्चन करने जाओगे तो जरूर नेसेसिटी नहीं है। इसलिए मेन है पहले आप एनसीईआरटी करो, क्योंकि एनसीईआरटी में पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कैलकुलस के, आपके सारे टाइप्स हो जाएंगे। फिर आप मेन होता है पीवाईक्यूज, वो आप जीएटी में भी और मैथ में भी दोनों में पीवाईक्यूज मेन होते हैं। ये सच्चाई है, मतलब हम ये 4 चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये ओवरऑल बता रहे हैं कि जो यतीन की स्ट्रेटेजी, पहले उसने कंसेप्ट को पढ़ा, फिर उसने एनसीईआरटी को बनाया, फिर उसने पीवाईक्यू किया। हालांकि हमने मॉड्यूल में हर चैप्टर कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पर कराए हम लोगों ने। और सबसे मेन बात डिफेंस गुरुजी में क्या खास बात है,
कि मेरे हिसाब से यतीन हमने पूरे साल भर एनडीए चलाया है यस सर। और मॉक चलाया है, और हर बार हम लोगों ने मतलब ये कमिटमेंट जो किया था पेरेंट्स से कि क्या वाकई में क्लास में एनडीए स्पेशल क्लास चल सकती, तो वी कैन। यस सर। हम लोगों ने पूरा उसको चलाया है, एनडीए की स्पेशल क्लास को चलाया है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे चैप्टर्स के नाम मुझे बताओ जो 12th क्लास में आपको लगता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने मैट्रिक डिटरमिनेंट को पढ़ा हो या आपने कैलकुलस को लेकर क्या स्ट्रेटजी रही, सबसे पहले व्यूअर्स को बताओ सामने कैमरे में। सर 12th के मेन चैप्टर होते हैं पहले तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। एंड डिटरमिनेंट। ये मतलब अच्छा चैप्टर है एक तरीके से, जितना पढ़ेंगे उतना बेनिफिट मिल जाएगा। जितने प्रैक्टिस करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आ जाता है इसके भी। और बताओ। और इसके बाद कैलकुलस तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। कैलकुलस से ना, कैलकुलस के बहुत लोग खौफ खा जाते हैं कि कैलकुलस बड़ा टफ है। कैलकुलस के लिए तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रही? कैलकुलस के लिए सबसे मेन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कैलकुलस के लिए। कैलकुलस के लिए आप पहले कंसेप्ट ठीक करो, एंड देन जो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन है एंड एग्जांपल है वो प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको कैलकुलस में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज लगाओ रिस्पेक्टिव एग्जाम के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। और आप जो पीवाईक्यूज है उनमें जो कंसेप्ट होते हैं मिक्स होते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब कंसेप्ट मिक्स होते हैं तो आपको कैसे कंसेप्ट छांटना है उसके अंदर से। मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना मैथ की कट ऑफ निकाल पाते हैं। यहाँ 192 नंबर है, 192 मार्क्स, और मैं मिलवाना चाहूंगा आपको कुछ दिन बाद एक कैंडिडेट से 200 प्लस मार्क्स। मतलब हमारे यहाँ उल्टा हुआ, क्योंकि मेन बात क्या है बेटा, पढ़ना पड़ेगा इस पेपर के लिए। ये पेपर हलवा नहीं है, ये बात तो सब लोग ध्यान में रख लो। ये पेपर हलवा नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए सिंपल एग्जाम, इट इज ए वेरी वेरी टफ एग्जाम। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है, मैथ्स को लेकर जो आपकी स्ट्रेटजी रही वो 12th क्लास में मैट्रिक्स को पढ़ा, कैलकुलस को पढ़ा, उसके अलावा क्या पढ़ा? एंड उसके बाद 3D जो मैटर करती है, और 3D के लिए आपको फर्स्ट एनसीईआरटी करना है एंड देन सेम पैटर्न पीवाईक्यूज फॉलो करना है। पीवाईक्यूज के बिना अगर आप एग्जाम करने जाओगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो सकती है। तो एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यूज मस्ट है। वो चाहे 3D की बात करो, आप इन आईटीएफ की बात करो, एंड रिलेशन फंक्शन। फंक्शन को काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फंक्शन अकेला इस चैप्टर में काम नहीं आता। फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसमें भी, एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, हर चीज में फंक्शन आपको काम आता है। बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर लगातार हम लोगों ने अपनी एकेडमिक टाइमिंग के अंदर जो, उसके बाद घर जाकर भी रेगुलर हार्डवर्क किया है। तो जितने भी व्यूअर देख पा रहे हैं इस वीडियो को, सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, मैथ्स में 192 का स्कोर कोई मुश्किल नहीं है, पेपर इतना इजी नहीं आता है। बट अगर टीचर अच्छे हैं, अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है और कंटेंट अच्छा है, तो 100% यहाँ पर क्या है, आप लोगों का क्लियर होता। भी हमारे साथ तिवारी सर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी इनके साथ वीडियो लेके आएंगे हम लोग कि मैथ्स के लिए क्या ऐसा किया जाए जो बच्चों के अंदर फियर है वो कम हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैथ्स का पूरा। यस सर। मैथ्स में 3 चीजें बहुत जरूरी है, जैसा कि यतीन से समझा हम लोगों ने। सबसे पहले है आपका कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। दूसरा, उसके ऊपर एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को जीरो मानते हैं, वो पाथफाइंडर का 5 kg का डब्बा लिए घूमते हैं आप लोग, उससे पेपर नहीं क्लियर होता है, ध्यान रखना, है ना। उसके लिए पहले आप एनसीईआरटी को पहले बेस से चलो, आप बेस से चलोगे फिर आप आगे चलो, उसके बाद आप आगे चलो, है ना। ये सबसे मेन चीज है। और उसके बाद आप लास्ट में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हम लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी से कि ये पीवाईक्यू जो मॉक हम चलाते हैं ना लास्ट के महीनों में, वो इतना आपके स्कोर को बूस्ट अप करता है, जो आपको मोटिवेट भी रखता है कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने समझी मैथ्स की स्ट्रेटजी। अब मैं जानना चाहूंगा दिन तुमसे 2-3 चीजें और, जहां पर तुमको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि आपका जो सेकंड सब्जेक्ट होता है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश को लेकर जैसे इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, yes, तो यहाँ पर 2 चीज है, वोकैब का पार्ट आ गया, ग्रामर का पार्ट आ गया, और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आ गया। इस बार आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिला, पैसेज आए हुए थे इस बार। यस सर। चलो, काफी लंबे टाइम बाद पैटर्न चेंज हुआ है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हर 3 साल बाद यूपीएससी अपना गेम चेंज करती है, लेकिन हम लोगों ने वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर अर्ली, क्योंकि यहाँ पर समझिए जरा, ये जो वोकैब का गेम है ना, ये आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर। मोर यू लर्न मोर यू अर्न, जितना पढ़ोगे बेटा उतने नंबर आएंगे, राइट और रॉन्ग? यस सर। चलो, वोकैब के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रही? सर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? यस सर। रेगुलर पढ़ा आपने, तो वो कम्युनिकेशन बिल्डअप हो गया होगा मेरे हिसाब Yes, से, sir. और वो वर्ड बार बार यूज हो रहे हैं, तो वो चीजें बार बार याद हो रही हैं। यस सर। मेरे हिसाब से तो व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा, जितना आप इसको पढ़ोगे उतना जल्दी आपको यहाँ पर क्या है, याद होता रहेगा। और वोकैब मतलब जैसा परवीन सर ने आप लोगों को पढ़ा है, Yes, sir. मेरे हिसाब से काफी, अगर एक बच्चे देखो फाउंडेशन बैच में बार बार क्यों बोलता हूँ, हमारा फाउंडेशन कोर्स सबसे बेस्ट है, तो हमें कोई डाउट नहीं है कहते हुए। रीजन क्या है,
दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस। वोकैब इज लाइक नॉट लाइक कि हलवा है कि खाया और हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। वोकैब के लिए आपको लगातार देखना पड़ेगा। तो वोकैब आपने नोट्स फॉलो किए पूरे, है ना, तो डेली बेस पे रिवीजन था। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए वोकैब के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, कैसे इंग्लिश को कैसे टैकल किया 50 क्वेश्चंस को? इंग्लिश के लिए डिफेंस गुरुजी की तरफ से मॉड्यूल थे एंड ईडीएम एंड पीक्यूआरएस पे प्रैक्टिस सेट थे। जो वोकैब है उसके लिए आपको डिफेंस गुरुजी के मॉड्यूल एंड न्यूज़पेपर, ये दो चीजें मेन है। एंड जो ईडीएम और पीक्यूआरएस है वो ये नहीं कह सकते आप इसी जगह से आएंगे, लेकिन उनमें आपको इंट्यूशन आपको मैच करना पड़ता है कि आपको अंदाजा लग जाए कि 4 ऑप्शन है तो इसमें क्या हो सकता है। एंड वो चीजें डेवलप होगी आप कितने प्रैक्टिस कर रहे हो ईडीएम एंड पीक्यूआरएस में। पीक्यूआरएस काइंड ऑफ इजी आते हैं तो पीक्यूआरएस करना जल्दी आसान होता है, तो आप पीक्यूआरएस का टाइम बचा के किसी और जगह टाइम दे सकते हो। एंड ईडीएम के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। बहुत सारे बच्चों को वोकैब याद करने में दिक्कत होती है, ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। यस सर। तो वो वोकैब याद कैसे की, आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया वो बताइए जरा एक बार। यस सर। आप किसी भी चीज को अगर सुबह पढ़ते हो तो ये साइंस से प्रूव किया है कि वो आपको जल्दी याद रहती है। तो आप रात को जो वोकैब के वर्ड्स हैं वो लिख सकते हो। आपको रात को एक बार रिवीजन होएगा और एक बार आप उसे सुबह उठने के बाद पढ़ सकते हो। एंड दिन में आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आप उस टाइम पे उन वर्ड्स को अपने दिमाग में लेकर आ सकते हो। तो दिन में आपका 3 बार रिवीजन होएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इससे आपको वो वर्ड्स याद रहेंगे। एंड किसी भी चीज को बार बार पढ़ते रहो रोज तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। तो इंग्लिश को बहुत ही छोटे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा व्यूवर्स को, बेटा रोजाना पढ़ो आप। इट्स ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में हम जूस की तरह पिए और अगले दिन हम लोग एग्जाम में कर लेंगे, नहीं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा आप डेली बेसिस पे बच्चों की आदत डालिए अखबार पढ़ने की। न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे पढ़ाया गया है, हमने यहाँ पर बार बार वो क्या बच्चों को याद, देखो कोई भी चीज हम बार बार देखेंगे तो अल्टीमेटली वो याद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर एनडीए में मैं 5 बार से फेल हो रहा हूँ, मैं 4 बार से फेल हो रहा हूँ, जिनकी एज ज्यादा होती है। अमूमन होता क्या है, 18 साल का बच्चा 12th पास होता है, तो बहुत सारे बच्चे 12th में भरते ही नहीं है फॉर्म, 12th के बाद भरते हैं फॉर्म, क्योंकि उनको लगता है कि 12th पूरी करने के बाद ही हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके पास दिमाग अच्छा है, जो मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, वो 12th। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोर्ड को लेकर टेंशन में, यहाँ टेंशन है एसएसबी कैसे देना है, तो कितना बड़ा फर्क है ना। वो बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग एसएसबी के बारे में। दैट क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैंडिडेट और बिटवीन ए डेडिकेटेड कैंडिडेट, जहां पर एकदम डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, और एक तरफ है कि यार चलो 12th के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, हर साल होता क्या ना, कोचिंग सेंटरों के बैग बदल जाते हैं, आज गुरुजी में कल वहां पर सुनाने के लिए। यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि आपको बहुत सही माहौल में, हमारा हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर हम लोग सुबह शाम, इवन हमारे यहाँ पे हॉस्टल के रूम में भी कैमरे रहते हैं ताकि हम बच्चों को देख पाए डिसिप्लिन के। अच्छा, तुम्हारा डिफेंस गुरुजी में एक्सपीरियंस कैसा रहा है बताओ, इज इट बेटर देन स्कूल और नॉट? यस सर, डेफिनेटली बेटर। बेटर, क्योंकि सर डिसिप्लिन जो होता है वो आजकल के जो स्कूल है उनमें एब्सेंट होता है। एंड जो एकेडमी है वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत हद तक था। लेकिन आप तो खुद यहाँ पे रहे हो, बहुत सारे कैंडिडेट वेस्ट बंगाल तक के बच्चे आपने देखे हैं, राजस्थान तक के बच्चे देखे हैं, हम लोगों ने लगभग पूरे इंडिया को कवर किया जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। बट एक चीज जो 500 प्लस का स्कोर ले गया है, वो शायद हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी है। और स्मार्ट वर्क हमें करना है एक अलग से, एक तीसरा सेक्शन जो हमारे पास रहेगा, दैट इज जीएस, जिसके अंदर देखो बड़ा टफ होता है एक 12th वाले बच्चे के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को पढ़ना। बट अगर 2 स्टार अगर शोल्डर पे चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो मैं एक बार यतीन से रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा एक बार ये समझाओ, यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और यहाँ पर है पॉलिटी। एक तरफ तो ये पोर्शन आता है, एक तरफ पोर्शन आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन आता है आखिर में। और तीसरा पोर्शन यहाँ पर है एक प्योरली, चलो हमने साइंस में इंक्लूड कर लिया, 200 मार्क्स का यहाँ पर ये हो गया, 200 मार्क्स का यहाँ पर ये हो गया। इंग्लिश को हमने डिस्कस कर लिया। तो मुझे सबसे पहले ये आप लोगों ने कैसे पेपर किया? हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है यहाँ पर। ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं, इंडिया और वर्ल्ड है। पॉलिटी स्टैटिक पार्ट है। इस 200 नंबर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी व्यूअर्स को? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जीएस से ज्यादा फोकस अगर आप पीसीबी पे ज्यादा देते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल देगा। फॉर ए साइंस स्टूडेंट, ध्यान रखना, फॉर ए साइंस स्टूडेंट। पर जिसके पास आर्ट्स है उसको देखो, आर्ट्स वालों को यहाँ बेनिफिट है, साइंस वालों को यहाँ बेनिफिट है। रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्होंने 11th का भी पढ़ा है और 12th का भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देता है। यस सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहता है, केमिस्ट्री हमेशा रिपीटेड आती है। यस सर। केमिस्ट्री क्या आती है? हमेशा रिपीटेड। फिजिक्स हमेशा क्या है? रिपीटेड आती है। बायो भी क्या है? रिपीटेड आती है।
मैं आपको एक बात का और आश्वासन दिलाता हूँ, जितने लोग एनडीए पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये 400 के 400 नंबर रिपीट होते हैं बस। ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गिनी चुनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जो बच्चा आर्ट्स का हो उसको बेनिफिट मिलेगा, नॉन मेडिकल वाले को यहाँ बेनिफिट मिलेगा, साइंस वाले को। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बोरिंग नहीं लगा? क्या पढ़ रहे हैं आप? ऐसा बोरिंग तो लगता था, लेकिन अगर आप फैक्ट्स की तरफ ज्यादा जाओगे, आपको फैक्ट्स याद करने हैं, तो आपको डेफिनेटली बोरिंग लगेगा। लेकिन आप कंसेप्ट की तरफ जाओगे, स्टोरी, यस सर, एक स्टोरी की तरह पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को। यस सर। आपने 11th क्लास से ज्यादा पढ़ी या 12th क्लास से ज्यादा पढ़ी हिस्ट्री? 12th क्लास में सर। 12th क्लास ज्यादा पढ़ी। Yes, sir. मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 11th में एक बार पूरा मैथ को रिवाइज करा, क्योंकि मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस है। उसके बाद हम लोगों ने 12th में क्या है, हम लोगों ने इस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को दोबारा स्टार्ट करा। क्योंकि ये याद करना कोई आसान काम नहीं, बार बार पढ़ना चीज पड़ेगा, और नींद भी बहुत आती है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मजाक की बात अलग होती है लेकिन सच्चाई है। लेकिन अगर आपका जोश जुनून और आपके हौसले बड़े हैं तो कोई रोक नहीं सकता। केमिस्ट्री में आपने पीवाईक्यू लगाए, यस सर। और आपने मतलब ये एक बात तो बहुत पक्की है कि यहाँ पर 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ी। यस सर। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है बताओ जरा। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन के लिए पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, एंड उसके बाद आप जितने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। एंड कई सारे टॉपिक, सॉरी कई ज्यादा नहीं, कुछ टॉपिक हैं जो 11th 12th के हैं फिजिक्स में, तो आपको गिने चुने टॉपिक है, आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आपके रहते हैं 11th 12th के, आप उन पे वर्क करो एंड देन दोबारा पीवाईक्यूज पे जाओ। इसी से आपका फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। मैं व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले एक बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए। वहां से बेटा एक ब्लूप्रिंट बनता है। आप लोग देखते हो यूट्यूब पर 10 दिन में पेपर कैसे निकालें, 20 दिन में कैसे निकालें, वो नहीं निकल सकता है। इज इट ट्रू? नो सर। क्या 10 दिन में ऐसा कोई चीज है जो पेपर निकलवा दे? नो सर, ऐसा कोई 20 दिन में निकल सकता है? मैं कह रहा हूँ 6 महीने मिनिमम आपको चाहिए। 6 मंथ मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर ए नॉर्मल कैंडिडेट। किसी का बेस अच्छा है तो बात अलग है, अदरवाइज 6 महीने मस्ट। यस सर। चलो हम बात करते हैं बायो की। बायो में काफी क्वेश्चंस, मतलब 7 या 8 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं। तो 7-8 में से क्या लगा, सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर एनिमल वाले हाँ वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? मतलब किस टॉपिक से आपने क्वेश्चन देखे हैं? सर 9 जो बायो है उसमें सेल्स और जो एनिमल प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। एंड उसके लिए आप या तो आप 9th to 10th की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ल्यूसेंट की जेके की बुक में बायो होती है वो फॉलो कर सकते हो। मुझे लगता है इस 400 नंबर को लेने के लिए या तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, प्योरली है, या फिर आप पढ़िए लूसेंट। ये दोनों बेस्ट बुक्स हैं बेटा, अगर आपको इन दोनों की तैयारी करनी है तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ लूसेंट एक बोरिंग बुक है क्योंकि सिर्फ फैक्ट लिखती है, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो एक स्टोरी आपकी फ्रेम हो जाएगी जिससे याद करने में। यस सर। अच्छा, पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज आते हैं, है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर और अदर टॉपिक हैं जो स्टैटिक हैं। तो यहाँ पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में क्या स्ट्रेटेजी बताओ जरा। सर अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर होएगा ही नहीं। आपको स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ोगे तो आपके ज्यादा चांसेस है क्लियर होने के। एंड ज्योग्राफी में वो स्पेसिफिक टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड है यूपीएससी का कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी भी यूपीएससी है उसके ट्रेंड पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ टाइम से एशियंट के इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, एंड इस बार एशियंट के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आप वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस देना चाहिए आपको। एंड हिस्ट्री में 2 टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 टॉपिक है जो हर बार रिपीट होते हैं। एंड खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में आपके ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन एंड मूवमेंट्स रिलेटेड टू गांधी, ये मेन 3 टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पॉलिटी की बात करें तो आपके अमेंडमेंट एंड आर्टिकल्स एंड मेनली सेंटर और स्टेट, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन निकल जाते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं लगता है कि गैम्बल है। यस सर। है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये समुंदर है, लेकिन अगर ढंग से अच्छे टीचर्स पढ़ाने वाले होंगे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस टीचर को एनडीए का एक्सपीरियंस है आप उस टीचर से पढ़िएगा, वो आपको ज्यादा बेटर लगता है कि पेपर पैटर्न मतलब एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ से छोड़ना चाहिए। और ये साइंस है, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर लोग नंबर बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर यतिन के 192 मार्क्स है जो कि इसने मैथ ज्यादा पढ़ा है, अदरवाइज ऐसा काम जीएटी में देखने को मिलता है कि जीएटी के ज्यादा मैथ क्वालिफाई है। बट अगर आप मेहनत करते हो तो 500 मार्क्स पाना कोई टफ नो सर, बिल्कुल। अच्छा, सबसे आखिरी के 2 मिनट में किसी फ्रेशर बच्चे को अगर स्टार्ट करना हो जो एनडीए क्रैक करना चाहता हो पेपर को रिटर्न,
क्या टिप्स होंगे उसके? सर आपको पहले अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, जीएटी से पहले अपना मैथ पे फोकस करें, एंड जब आपको लगे कि आपका मैथ मॉडरेट लेवल पे आ चुका है तब आप जीएटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैथ के लिए आपको स्टार्टिंग किसी एक चैप्टर से करो, एंड उस एक चैप्टर को कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आप उस एक चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन कर पाओ, बिकॉज कॉन्फिडेंस मैटर करता है। एंड मेन थिंग इज आप मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन के पीछे भागो। मोटिवेशन 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन मेन होना चाहिए आपके अंदर। Viewers, I would like to welcome all of you. फाउंडेशन बैचेस 11-12 में आप पार्ट बनिए डिफेंस गुरु जी का, और गारंटेड श्योर शॉर्ट सक्सेस आपको जरूर मिलेगा इफ यू आर फॉलोइंग अस इन फाउंडेशन बैचेस। और वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 9 अक्टूबर से हमारा नया बैच आ रहा है, 9 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच है, और उस न्यू बैच के यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट हो गया। दिस इज अवर न्यू बैच जो हम 9 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। 12th पास बच्चे या 12th अपेयरिंग बच्चे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। भिवानी हरियाणा में सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और यतिन, मजा आया पढ़ के डिफेंस गुरु जी? यस सर, बहुत ज्यादा। पैसा वसूल होया नहीं हुआ? यस सर, याद करो वो दिन, मैं आज भी रिमाइंड कर रहा हूँ, मेरी एकेडमी का इनॉग्रेशन था, उस दिन इसके पेरेंट्स से मुलाकात हुई थी और रिजल्ट था, तब दोबारा मुलाकात हुई, तो वो चीज़ हमने प्रूव की जो हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और 9 अक्टूबर आप देख लीजिए, यहाँ पर भिवानी हरियाणा में आपको आना है, ठीक है। आपको मैं कॉलिंग के नंबर दे रहा हूँ, उन नंबरों पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं आप। दीज आर आवर नंबर्स 8930310147 एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 8930910147 पर आप आके अपने बच्चे के साथ आइए, मिलिए और एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। एनडीए कैसे क्रैक करना है, मुझे उम्मीद है 500 प्लस का स्कोर आप लोग भी ले सकते हो एनडीए के पहले अटेम्प्ट में, 12वीं में रहते रहते, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय, थैंक यू सो मच।